हेलो बच्चों। आज बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 काफी साधारण सा लेक्चर है। इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये मेनली परसेंटेज कैसे निकाला जाए इस पे बेस्ड है। मींस हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट किसी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालें, इस पे हम लोग पूरी बात करेंगे। ये मैथमेटिक्स का नॉर्मल सा लॉजिक होता है जो आप यूनिटरी लॉ वगैरह पढ़े हैं बचपन में, जानते भी होंगे अच्छे से। तो परसेंटेज का मतलब है कि कोई चीज 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, मींस इन द रिस्पेक्ट ऑफ 2, 3, 4, 5 में क्या चेंज हो रहा है, इससे नहीं मतलब है हमें। हमारा मतलब है कि 100 के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, उस पे हमारा पूरा कंसर्न रहेगा। और 100 के रिस्पेक्ट में जो चेंज निकाला जाता है, 100 के रिस्पेक्ट में जो बातें निकाली जाती हैं, वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ये है परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट in any compound। ये होता क्या है, ये होता है mass of element divided by molar mass of compound into 100। ये जो फॉर्मूला है ये बनता कहां से है, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे यूनिटरी लॉ, और यूनिटरी लॉ में हम इन चीजों को सीखा करते थे काफी अच्छे से जब हमें ये बताया जाता था। तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये मैं आपको प्रूव कर देता हूं। सपोज कर लीजिए, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल, मैं वाटर को ले लूं। वाटर में कोई मुझसे पूछे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कोई मुझसे पूछेगा, तो जरा देखिए मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूले के हिसाब से। मास ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। कितने ग्राम में, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 into 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर पूछे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या लिख देंगे, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, 16 डिवाइडेड बाय 18 into 100। ये फार्मूले से आया। अब जरा देखो कि ये फार्मूला पैदा कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान सी बात है। अगर मैं इसको देखूं और ये सारे फार्मूले वगैरह भूल जाऊं और मैं बोलूं, तो यहां से साफ साफ पता लगता है कि वाटर का मोलर मास 18 होता है। यहां से पता लगता है कि 18 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देख लीजिए, 16 ग्राम है ऑक्सीजन और 2 ग्राम है हाइड्रोजन, दोनों मिलकर कितना मास बना रहे हैं, 18 ग्राम बना रहे हैं। यानी कि 18 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा कितने ग्राम हाइड्रोजन, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। तो याद रखना कि परसेंटेज हम उसको बोलते हैं जो 100 के रिस्पेक्ट में बात किया जाए। तो 1 ग्राम में कितना है मालूम है, 100 ग्राम में कितना होगा मालूम लगा लिया जाएगा, नहीं पता लगा लिया जाएगा। तो 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा 2/18 into 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। यानी कि इस फॉर्मूले का जो बेस है वो ये हमारा यूनिटरी लॉ है, यहां से ये पैदा होता है। हालांकि आप इसको ध्यान रखेंगे लेकिन जानते रहेंगे कि बना कहां से है। मैं अपना इरेजर ले आता हूं, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बेटा। यहां के बाद आगे जरा देखें कि इस पे कितने तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है हमसे, कितने तरीके से वो हमें यहां उलझा सकता है, कितने नए तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। इन सब पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और बातों को एक इस लेवल तक ले जाएंगे
कि हमें नीट और जेई में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिले। तो आओ जरा देखते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे कि मान लो क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में हमसे पूछता है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, और हमसे पूछता है परसेंटेज ऑफ कार्बन, और हमसे पूछता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखना सबसे पहला काम है इसका मोलर मास निकालना। मोलर मास अगर आप मेरे लेक्चर 1 को देखेंगे तो उसके बारे में जान पाएंगे। जान लीजिएगा मोलर मास क्या होता है, P प्लस N इंटू ग्राम। P प्लस N इंटू ग्राम करोगे तो इसमें कैल्शियम में P प्लस N कितना है 40, ऑक्सीजन में कितना है 48, कार्बन में कितना है 12। सब कुछ जोड़ोगे तो लगभग 100, लगभग क्या एग्जैक्टली 100 ग्राम आएगा। Means the molar mass of calcium carbonate is 100 gram. Now to calculate the percentage of calcium, what you will do? Percentage of calcium निकालोगे तो बताओ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम है कैल्शियम, 40/100 into 100। देखो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 40%। फार्मूले से लगा रहा हूं, ये कितना है इसमें 12 ग्राम एक मोल में। इसके एक मोल की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां हम कौन सा मास कंसीडर कर रहे हैं, मोलर मास। तो 12 ग्राम है कितने में 100 में, तो इनटू 100 ये कितना हो जाएगा 12%। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48/100 इनटू 100, ये भी कितना हो जाएगा 48%। यहां तो मोलर मास 100 था इसलिए सारे कैलकुलेशन क्या हो गए, काफी आसान हो गए। लेकिन देखो भाई जरूरी नहीं कि सारे कैलकुलेशन हमेशा इजीली ऐसे ही हो जाए, 100 से 100 कट जाए। अब जरा देखो, इसी को कोई कहे सर मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा, सर मैं तो लगाऊंगा यूनिटरी लॉ। तो आइए सरकार आप लगा दीजिए यूनिटरी लॉ। जरा देखो 100 ग्राम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है 40 ग्राम कैल्शियम। लगाओ यूनिटरी लॉ। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होगा 40/100 ग्राम कैल्शियम। तो 1 वाले को परसेंटेज बोलते हो, 100 वाले को बोलते हो, 100 वाले को बोलते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होगा, 100 कट गया, देखो 40% आ गया। बताओ ये और ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले का बेस, इस फॉर्मूले का आधार, इस फॉर्मूले का ओरिजिन क्या है, इस फॉर्मूले का ओरिजिन है हमारा यूनिटरी लॉ। यूनिटरी लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात आप जब सीखे रहोगे तो बहुत मजा भी आएगा। हर जगह आप उसका अच्छे से एप्लीकेशन कर पाओगे, हर जगह आप बातों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और एट लीस्ट कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता दूं। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं तो ऐसे समझाता हूं। सपोज करो कि 100 रुपीस का मिलता है 5 समोसा, तो 1 रुपए का कितना समोसा मिलेगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है 1 समोसा कितने रुपए का मिलेगा। दोनों को डिफरेंशिएट कर लेना। मैं एक बार पूछ रहा हूं 1 रुपए का कितना समोसा, और दोबारा मैं पूछ रहा हूं 1 समोसा कितने रुपए का। तो जब जिधर 1 होगा उसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड करना है, फट से तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो रुपए की तरफ 1 बनाए हो तो 5/10 कर दो, तो कितना समोसा मिलेगा, आधा समोसा। समोसे की तरफ 1 बनाए हो तो इससे आप क्या करो, डिवाइड करो, तो 10/5 कर दो रुपए की तरफ, तो कितना आ गया 2 रुपए का 1 समोसा आ गया। आप कहो सर ये इसमें इतना करने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही आंसर निकाल दूंगा। अरे भाई यहां निकाल दोगे। मान लो अगर मैंने ऐसे पूछ लिया कि 69 रुपीस का मिलता है 83 समोसा, तब बताओ 1 रुपए का कितना समोसा, तो ऐसे निकाल दोगे बिना रूल रेगुलेशन के। तो बताओ 1 रुपए का कितना समोसा, जिधर 1 बनाएंगे, जिधर 1 फॉर्म करेंगे, उसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड करना है। 1 रुपीस का इतना समोसा, इधर अगर 1 बनाएंगे तो 1 जिधर बनाएंगे उसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे। यही एक बात का अगर तुम्हें ख्याल रहेगा तो परसेंटेज के क्वेश्चन कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे और ना ही यूनिटरी लॉ के कोई क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं धीरे धीरे बढ़ता हूं
कि ऐसी बातों की तरफ जो हमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायक होंगी, मददगार होंगी, हेल्पफुल होंगी। बेटा जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि इन ए कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, इन ए कंपाउंड 11.2% sodium is present. What is the, बहुत ध्यान से लैंग्वेज पे देखना, what is the minimum, यही मेन बात है, what is the minimum molar mass of compound। देख लीजिए हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है बेटा कि अगर किसी कंपाउंड में 11.2% सोडियम प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास पता लगाइए। ये जो मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेहतरीन बात है, इसको जरा आप सुने ध्यान से और समझने की कोशिश करें। जब भी कभी आप परसेंटेज पे क्वेश्चन पाएंगे तो याद रखना इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। मान लीजिए कि कहता है कि 11.2% है, तो एक बात तो फिक्स है कि 100 ग्राम कंपाउंड में कितना ग्राम होगा, 11.2 ग्राम सोडियम होगा, बट ऑब्वियस है। अब याद रखना कि मिनिमम मोलर मास के लिए मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम कितना सोडियम हो सकता है, एक सोडियम हो सकता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में आधा सोडियम नहीं हो सकता, किसी भी मॉलिक्यूल में जो है आधा सोडियम या 0.53 या 0.75 सोडियम नहीं हो सकता है। कम से कम अगर सोडियम है तो पर मॉलिक्यूल में एक सोडियम होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन कम से कम अगर सोडियम की बात की जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल में सरकार कम से कम एक सोडियम तो होना ही पड़ेगा ना। और अगर पर मॉलिक्यूल एक सोडियम है तो पर मोल 1 मोल सोडियम होगा। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल है NaXYZ, अगर एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम है तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 सोडियम, 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 3 सोडियम, 4 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4 सोडियम, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होगा, 1 मोल सोडियम, बट ऑब्वियस है। और 1 मोल सोडियम का मतलब कितना ग्राम हो गया, 23 ग्राम हो गया। यानी कि for the calculation of minimum molar mass at least 1 mole of sodium should be present in the 1 mole of compound। और इससे कम तो हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। तो कम से कम 1 मोल होगा 1 मोल में, यानी कि 23 ग्राम सोडियम जितने मास में होगा वही उसका मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। तो 23 ग्राम कितने में होगा, 1 ग्राम होगा 100/11.2 और 23 कितने में होगा, मल्टीप्लाइड बाई 23 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा और उसका मास कितना आ गया, 200 ग्राम। मींस दिस इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये बात आप समझिएगा अच्छे से, क्यों, यह वह कम से कम मास है जो अपने में 23 ग्राम सोडियम कंटेन करके रखता है। दिस इज द मिनिमम मोलर मास। होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना, किसी भी कंपाउंड में अगर सोडियम को कम से कम होना है तो एक तो होना पड़ेगा ना पर मॉलिक्यूल 1 होना पड़ेगा, तो 1 मोल में 1 मोल होना पड़ेगा। 1 मोल में 1 मोल है, यानी कि 23 ग्राम सोडियम जितने मास ऑफ कंपाउंड में होगा वही उसका मिनिमम मोलर मास होगा। अब हम आगे चलेंगे और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां तो हमारा आंसर आ गया 200, बट इसी तरीके से कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात पढ़ाते रहो, क्वेश्चन में डाटा बदलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहता है कि कहीं किसी कंपाउंड में 12% मैग्नीशियम है। क्या है, 12% मैग्नीशियम है। तो उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होगा, उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होगा। बहुत आसान सी बात है,
आप फिर से जरा समझें, अगर 12% है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम कंपाउंड में कम से कम, तो देखो 12 ग्राम मैग्नीशियम है ही है, 12 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब याद रखना, हमें मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड पता लगाना है, तो कंपाउंड में कम से कम कितना मैग्नीशियम हो सकता है, कम से कम एक मैग्नीशियम हो सकता है। क्या आपने आज तक कोई भी कंपाउंड ऐसे देखा, आयरन वगैरह को छोड़ करके, निकिल वगैरह को, वो अपना बनाते हैं एक अलग टाइप का जिसमें कि जो है मोलर बैलेंस नहीं रहता, जैसे आयरन बनाता है Fe.930, निकिल बनाता है Fe.980, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड मोलरली बैलेंस रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मोलरली बैलेंस रहने का क्या मतलब है कि कम से कम आपने देखा होगा किसी कंपाउंड को, उसमें एक मैग्नीशियम तो देखा होगा। अब जरा देखिए, अगर एक मैग्नीशियम देखा होगा तो अगर पर मॉलिक्यूल एक मैग्नीशियम है, इस बात को ध्यान से सुनो, पर मॉलिक्यूल एक मैग्नीशियम है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 मैग्नीशियम, 3 मॉलिक्यूल में 3 मैग्नीशियम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में एंड 1 मोल मैग्नीशियम, मींस कि मिनिमम मोलर मास निकालने के लिए कम से कम पर मोल में 1 मोल मैग्नीशियम होना चाहिए, और 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे क्वेश्चन का बोलूं तो कंपाउंड का वह मास मिनिमम मोलर मास होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड का वह मास मिनिमम मोलर मास होगा जिसमें 24 ग्राम मैग्नीशियम हो, यही आंसर है। अब जरा देखिएगा, 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, 100/12 ग्राम कंपाउंड में। हमको क्या चाहिए, मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास के लिए एटलीस्ट 1 मोल सोडियम तो होना चाहिए कंपाउंड में, 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम यानी कितने ग्राम, 24 ग्राम, मींस 24 ग्राम मैग्नीशियम जितने ग्राम कंपाउंड में होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम मोलर मास हो जाएगा, इनटू 24 कट जाएगा। थैंक गॉड यहाँ भी आंसर उतना ही आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार मिनिमम मोलर मास कितना आएगा, 200 ही आएगा। 200 से कम भी आ सकता है, 200 से ज्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज निकालने पर, लेकिन मेरे देखे, मेरे समझ से, मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ मिनिमम मोलर मास। आपको दे देगा खूब गंदा फार्मूला, बोलेगा कि उसका मिनिमम मोलर मास बताओ, इतने परसेंट सल्फर है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे देता है, कोई कंपाउंड है X और इसमें जो है 32% सल्फर है, तो इसका मिनिमम मोलर मास बताओ। तो जरा देखो, 100 ग्राम कंपाउंड में यानी 100 ग्राम X में, X कंपाउंड है, कितने ग्राम है सल्फर, 32 ग्राम है सल्फर, 32 ग्राम सल्फर है। अब 32 ग्राम सल्फर है 100 ग्राम में, और सल्फर का मोलर मास कितना होता है जरा बताइए। सल्फर का मोलर मास भी 32 ग्राम ही होता है। अगर सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम ही होता है, यानी कि इसके मिनिमम मोलर मास के लिए इसके 1 मोल में 1 मोल सल्फर होना चाहिए, यानी कि 32 ग्राम सल्फर जितने होगा वही उसका मिनिमम मोलर मास होगा। मीन दिस इज द आंसर, यानी मिनिमम मोलर मास ऑफ X इज नथिंग, इट इज 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम वो मास है जिसमें 32 ग्राम सल्फर है। होप कि आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज निकालने पे इससे ज्यादा और कुछ बन के तैयार नहीं हो सकता। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।